हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो भी बेसिक जब तक ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आपको आगे का मटीरियल मेडिका फार्मेसी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे। ये बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ये समझना होम्योपैथी समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारी होम्योपैथी के 7 लॉज होते हैं, हमें उनको समझना ज़रूरी है। पहला आता है लॉ ऑफ सिमिलिया, देन लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, देन लॉ ऑफ मिनिमम, देन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्सेस एंड थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो हम आज इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके समझने वाले हैं और इनको समझेंगे और फिर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया को। ठीक है, जैसे बाकी सारी पैथीज होती हैं, ठीक है, उनके अपने अपने लॉज होते हैं। आयुर्वेदा का अलग लॉ है, यूनानी का अलग लॉ है, सिद्धा का अलग लॉ है, राइट। वैसे ही जो हमारी होम्योपैथी होती है उसके अपने लॉज होते हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी का जो लॉ होता है, जो सबसे बेसिक लॉ होता है, वो है सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है, तो मतलब सिमिलर चीज़ें क्योर करती हैं सिमिलर चीज़ों को। ठीक है, मतलब सिमिलर सिमिलर को क्योर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कॉन्स्टिपेशन है पेनफुल वाली और पेनलेस डायरिया है। ठीक है, तो हम उसके लिए एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे कि जब हम उसे वो मेडिसिन देंगे तो वो पेशेंट के अंदर जाके वही चीज़ें प्रोड्यूस करें। ठीक है, पर फिर आपके मन में सवाल आएगा कि मैम अगर ऐसा है तो वो पेशेंट ठीक कैसे होगा। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा कि जंगल में 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते, राजा कोई एक ही होगा। ठीक है, राजा क्या कोई एक ही होगा, और राजा कौन होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो सपोज करो ये आपको एक डिजीज़ हुई है, दिस इज़ अ डिजीज़, और अब हम क्या करें कि हमें इस डिजीज़ को सही करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि राजा कौन बनेगा, जंगल का राजा कौन बनेगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, वो कम शक्तिशाली को हरा देगा। ठीक है, ऐसे ही हम जंगल का राजा कौन बनेगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, अब ये एक डिजीज़ एक पेशेंट को हुई। ठीक है, ये एक डिजीज़ एक पेशेंट को हुई। अब हमें कोई एक ऐसी मेडिसिन देनी है जो इससे ज़्यादा, जो फॉर एग्जांपल इसको कॉन्स्टिपेशन और पेनफुल कॉन्स्टिपेशन और पेनलेस डायरिया हो, तो हमको कोई एक ऐसी मेडिसिन देनी है जो इससे ज़्यादा पावरफुल सिम्टम प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब वो पावरफुल सिम्टम प्रोड्यूस, अब ये जो डिजीज़ है ना, ये क्या है, ये जा नहीं रही। ठीक है, हम एक ऐसी मेडिसिन देंगे जो इससे ज़्यादा पावरफुल सिम्टम प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अब वो इस मेडिसिन के सिम्टम को ख़त्म कर देगी, राइट, ख़त्म कर देगी। बट अब आपके मन में सवाल आएगा, फिर ये जो सिम्टम प्रोड्यूस करे हैं ये जाएगी कैसे। तो हम एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो अपने सिम्टम कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, थोड़े से इतने स्मॉल अमाउंट में देंगे कि वो कुछ ही टाइम के लिए प्रोड्यूस कर पाएगी और उसके बाद वो अपने सिम्टम उसके खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। ठीक है, इन द सेंस हम जो मेडिसिन डालते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे ये डिजीज़ थी, ये हमारी मेडिसिन हमने डाल दी, ये हमारी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन हमारी डिजीज़ को ख़त्म कर देगी, राइट, और बिल्कुल सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। कैसे प्रोड्यूस करेगी, बिल्कुल सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगी जैसी वो डिजीज़ थी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगी जैसी वो डिजीज़ थी। फिर इस डिजीज़ को ख़त्म करके वो अपने आप कुछ दिनों बाद वो उस दवाई के सिम्टम खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, एंड इन द एंड हमारी जो डिजीज़ है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना, राइट। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर में हम जैसे ही कि पेशेंट को सिम्टम आ रहे होंगे, जैसे कि उसमें पेनफुल डायरिया उसे हो रहा है। ठीक है, पेनफुल डायरिया और पेनलेस कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो हम उसे ऐसे ही मेडिसिन देंगे जो पेनफुल डायरिया और पेनलेस कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करेगी उसकी बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ सिमिलिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स या जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल रेमेडी देना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो
अब बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, हमारे पास सल्फ़र है, ठीक है, हमारे पास नक्स वोमिका है, हमारे पास पल्सेटिला है। तो ये सारे जो ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं ना, ये अपने अपने सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। हम हर जो भी अब सल्फ़र जो होगी वो अपने सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, नक्स वोमिका अपने सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। अब हम जब ड्रग प्रूविंग करते हैं ना मेडिसिन्स की, तो हम ये देखते हैं कि हम जैसे सिंगल मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग करते हैं। जैसे एक टाइम पे एक मेडिसिन देते हैं हम पेशेंट को, एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है, हेल्दी पर्सन पे प्रूव कर जाती है, तो हम एक हेल्दी पर्सन को एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र देंगे या नक्स वोमिका देंगे, ठीक है, हम एक टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन नहीं देते, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल हमने एक पर्सन को नक्स भी दे दी, ठीक है, सल्फ़र भी दे दी, आर्सेनिक भी दे दी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमें फ़ायदा हुआ है वो कौन सी रेमेडी से हुआ है, ठीक है, या कहीं ये तीनों मिलके कोई और नई रेमेडी तो नहीं बना लेंगी, कोई न्यू रेमेडी का सिम्टम, कोई नए सिम्टम तो नहीं प्रोड्यूस करने लगेंगी, ठीक है। तो हमें ये बात नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हम पेशेंट को हमेशा एक क्लासिकल होम्योपैथ विल ऑलवेज गिव अ सिंगल रेमेडी टू द पर्सन, ठीक है। आप इतनी सारी रेमेडी नहीं दे सकते हो, और हम वही रेमेडी तो देंगे जो पेशेंट के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगी, जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा सिमिलर होगी पेशेंट के, ठीक है। तो इतनी सारी रेमेडी थोड़ी पेशेंट के इतनी ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है। हम उनमें से बेस्ट रेमेडी सिलेक्ट करते हैं और एक टाइम पे एक ही रेमेडी देंगे, बिकॉज हमें इतने सारे रेमेडीज़ के क्या सिम्टम होंगे हमें नहीं पता। हम ड्रग प्रूविंग सिंगली करते हैं, वी ऑलवेज डू ड्रग प्रूविंग सिंगली, ठीक है, हम सिंगली हमेशा ड्रग प्रूविंग करते हैं। और हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए पेशेंट को इतनी सारी मेडिसिन दे दी, तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी मेडिसिन काम करी है, किसने रिजल्ट शो करा है, या फिर कौन सी मेडिसिन का डिसएडवांटेज पेशेंट को मिला है कि उसमें कोई दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो भी मेडिसिन को दें वो हम एक सिंगल रेमेडी ही दें, ठीक है, 2-3 मेडिसिन एट अ टाइम ना दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम में हम देखते हैं कि हमें उस अमाउंट में मेडिसिन देनी है। फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ है, ठीक है, हमें इस अमाउंट में मेडिसिन देनी है कि ये इतनी शक्तिशाली हमारी मेडिसिन हो जो इस डिसीज़ को हरा दे, ठीक है, पर इतनी ज़्यादा भी ना हो कि पेशेंट को बहुत दिक्कत आए, पेशेंट में वो अपने सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। तो हमें इतना मिनिमम, हमें लीस्ट मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करना होता है कि बस वो हमारी डिजीज़ को क्योर कर दे और पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट भी ना दे, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम से परेशानी भी ना हो। तो लॉ ऑफ मिनिमम में हम पेशेंट को लीस्ट पॉसिबल अमाउंट देते हैं, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट, ठीक है। तो लीस्ट पॉसिबल अमाउंट देने का हमें क्या फ़ायदा, क्या हमें यह है कि हमारी जो लीस्ट पॉसिबल मेडिसिन है, लीस्ट डोज है, ठीक है, जो कि क्योर कर दे, ठीक है, जो कि पेशेंट को क्योर कर दे और हार्म भी ना पहुंचाए, इतना डोज हमें सेलेक्ट करना होता है। हमें इतना भी नहीं कि हम इतना कम कर दें कि वो पेशेंट पे काम ही ना करे, ठीक है, इतना लीस्ट पॉसिबल डोज कि वो पेशेंट को सही भी कर दे और उस पर साइड इफ़ेक्ट भी ना आए, ठीक है। अब एक पोटेंटाइजेशन एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम पावर डिसाइड करते हैं हमारी मेडिसिन की। तो फॉर एग्जांपल एक 30 CH है और एक 200 CH है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई मेडिसिन ली, उसको अपन ने अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। कोई मेडिसिन थी, हमने उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। तो हमने कहा से वो 30 CH की हो गई, ठीक है। हमने 30 CH की मेडिसिन बना ली, उसमें इतना अमाउंट ऑफ मेडिसिन था, एक्स अमाउंट ऑफ मेडिसिन था और वाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें 200 CH का बनाना होगा मेडिसिन, तो उसमें हम अल्कोहल का वो बढ़ा देंगे, अल्कोहल का पोर्शन बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल y प्लस 2y हमने कर दिया,
2y हमने कर दिया या 3y हमने कर दिया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, और इसमें जो हमारा मेडिसिन का सिम्टम था वो उतना ही रहा x, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है पोटेंटाइजेशन, ठीक है। और हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का इन्वर्स रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी इन द सेंस कि आपकी जो ये 30 CH की मेडिसिन, जो 30 CH की ये दवाई है जिसमें y अमाउंट ऑफ एल्कोहल है एंड x अमाउंट ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, इसकी पावर कम होगी, ठीक है। मतलब इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमें अल्कोहल बढ़ाने पे मिलेगी। मेडिसिन का अमाउंट दोनों में सेम रहेगा, बट ये जो 200 CH की है इसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम ये एक चीज़ कहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन, कि जहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है वहाँ पर किसका अमाउंट कम है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल के कंपेयर में देखें, अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करके देखें तो हमारी मेडिसिन का तो अमाउंट कम है ना, एज़ कंपेयर टू दिस, इसमें हमारी मेडिसिन कम है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल, और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू, मतलब एज़ कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखने को मिलते हैं, इसे हम फार्मेसी में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है उनका? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये हम लॉ ऑफ मिनिमम में ही देखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम में हमें बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है कि हम पेशेंट को इतना कम अमाउंट दें कि उसकी डिजीज़ भी ठीक हो जाए और कोई भी सिम्टम ना आए। एक बात ध्यान रखना, जो लीस्ट डोज होती है, लीस्ट डोज वो क्योर करती है, ठीक है, वो क्या करेगी? क्योर कर देगी। मीडियम डोज पैरालाइज, ठीक है, ये एक लॉ है, ठीक है। मीडियम डोज पैरालाइज एंड लार्ज डोज किल। तो इसलिए हमें बोला जाता है, ठीक है, कि हमें लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है। जितना बेटर हम रिजल्ट चाहते हैं, जितना हम कम अमाउंट देंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग में क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, ठीक है, हमारे पास कोई भी ड्रग है, से हमारे पास सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र है। हम क्या करेंगे, सल्फ़र को, हमने एक नई मेडिसिन खोजी सल्फ़र, हम इसको इन लोगों में दे देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल हेल्दी हैं, हम छाट के लेके आए, ये हेल्दी लोग हैं, हम इनमें क्या दे देंगे, हम इनमें सब में सल्फ़र दे देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे यार इनमें क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, हम उन सिम्टम को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, हम उन सिम्टम्स को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और फिर आगे जो हमारे पेशेंट होंगे, ठीक है, जैसे इनमें जो भी सिम्टम आए, फॉर एग्जांपल एक सिम्टम ले लिया हमने, इन सब में बर्निंग देखने को मिली, ठीक है, इन पेशेंट को सल्फ़र देने के बाद बर्निंग के सिम्टम आए, ठीक है। फिर हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसे बर्निंग की कंप्लेन थी। अब हमारा लॉ कहता है, क्या कहता है हमारा लॉ, कि सिमिलर चीज़ें दो, सिमिलर क्योर सिमिलर। अब पेशेंट को बर्निंग थी तो हमने बर्निंग वाली मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन दे दी जो बर्निंग प्रोड्यूस कर रही है, सल्फ़र दे दी। अब पेशेंट को रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन जो हमारा ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, इसमें कहने का मतलब है, ड्रग प्रूविंग का ये मतलब होता है कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं हम सबसे पहले उसको प्रूव करेंगे कि वो क्या सिम्टम प्रोड्यूस करिए। बिन प्रूव करे हम कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है। हमें पहले कोई भी मेडिसिन प्रूव करनी है, और हम प्रूव किस पे करते हैं, हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, हम उसे हेल्दी ह्यूमन पर ड्रग प्रूव करते हैं, ठीक है। हम उसको जो टेस्ट करते हैं दैट वी डू ऑन हेल्दी ह्यूमन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हेल्दी ह्यूमन पर ही ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हेल्दी ह्यूमन होता है
वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के सिम्टम देता है। सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम जो एक पेशेंट बताता है। कौन बताता है? एक पेशेंट बताता है। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम बताता है एक डॉक्टर, जिसे हम समझते हैं कि किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, स्लीपलेसनेस की दिक्कत है, बता रहा है यार मेरे को नौजिया फील होता है रात में, ठीक है, नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग आने लगती है, तो ये सब पेशेंट बता रहा है। तो ये सब्जेक्टिव सिम्टम हुए, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव सिम्टम होते हैं जिन्हें डिस्क्राइब करना पड़ता है। अब किसी पेशेंट को बीमारी थी, फॉर एग्जाम्पल किसी के एनीमिया हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट्स देख के बता दिया कि हाँ भाई तुम्हें एनीमिया है, ठीक है, या फिर उसकी हालत देख के डॉक्टर को लगा कि उसे एनीमिया है, ठीक है, तो ये चीज़ डॉक्टर ने बता दी। बट अब उसे एनीमिया में क्या हो रहा है, उसे भूख नहीं लग रही, ठीक है, उसे रात के 3 बजे दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ें पेशेंट बता रहा है, तो ये सब्जेक्टिव सिम्टम है, ठीक है। तो एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम उनमें दोनों सिम्टम का पता लगा सकते हैं। अब एनिमल थोड़ी डिस्क्रिप्शन देगा कि यार मेरे यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम इसलिए हेल्दी ह्यूमंस पे अपने मेडिसिन को टेस्ट करते हैं और हम बहुत कम अमाउंट में देते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है उसे कोई नुकसान भी ना पहुँचे, ठीक है। और हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाती, ठीक है, कि कोई खा लिया तो मर गया। इतने जैसे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उतने एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हमारी मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट करते हैं और वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सिम्टम ह्यूमन बींग्स हमें देते हैं। दूसरा, कुछ कुछ एनिमल की फिजियोलॉजी और हमारी फिजियोलॉजी में डिफरेंस होता है, इसलिए हम हेल्दी ह्यूमन को प्रेफर करना मतलब हम प्रेफर करते हैं हेल्दी ह्यूमन पे अपनी ड्रग प्रूविंग करना, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव सिम्टम ही देते हैं बस, इसलिए हम उन्हें प्रेफर नहीं करते, ठीक है। और हमारी जो होम्योपैथी है उसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स पे बहुत बल दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स पे हमें ना ऑब्जेक्टिव सिम्टम मिलने वाले हैं और ना ही हमें सब्जेक्टिव सिम्टम मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम प्रॉपर नहीं मिलेंगे हमें प्लांट्स में भी, ठीक है। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि हमारा जो ड्रग प्रूविंग हो वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे हो। और सबसे पहली बात, हमें पहले ड्रग प्रूविंग करनी है किसी भी मेडिसिन का, देन आफ्टर ओनली वी विल गिव इट टू द पेशेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज जो थी वो हानीमैन सर के 4th एडिशन में आई थी। किसके? हानीमैन सर की जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन थी ना, उसके 4th एडिशन में हमें ये आई थी और वो पब्लिश हुआ था 1829 में, ठीक है। पर हानीमैन सर ने एक बुक में एक आर्टिकल भी प्रोड्यूस करा था 1828 में, जिसका टाइटल था क्रॉनिक डिजीज या नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसमें भी हमें ये थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो हानीमैन सर थे ना, उन्होंने जो वो अपने जैसे ऑब्जर्वेशन, अपनी दवाइयाँ देते थे, ऑब्जर्वेशन उन्हें मिलती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रॉनिक डिजीज़ पे ना उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा था, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ पे उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने 12 साल लगभग काम करा, ठीक है। उन्होंने 12 साल रिसर्च करा इस पे, ठीक है। फिर उन्हें कुछ एक ऑब्जर्वेशन मिली कि जो हमारी जितनी भी डिजीज़ होती हैं ना, वो 3 चीज़ों के अंडर आती हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो हमारे हो गया सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ठीक है। सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के अंडर आती हैं। जो हमारा 7th 8 ऑफ टोटल डिजीज है ना, वो सोरा कवर करती है, ठीक है। और जो 1/8 पोर्शन है ना, वो सिफिलिस और साइकोसिस कवर करती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप क्रोनिक डिजीज को ट्रीट कर सकते हो, पर उसके लिए इन चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मियाज्म बोलते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के मियाज्म होते हैं। मियाज्म क्या होती हैं?
डिजीज कॉजिंग पावर, ठीक है। ऐसी ऐसी जो चीज़ें जो डिजीज कॉज कर सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं मियाज्म। और मियाज्म 3 प्रकार का होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। जो किंग ऑफ ऑल मियाज्म होता है वो सोरा होता है, मतलब 7th 8th जो डिजीज होती है ना वो सोरा की होती हैं, सिफिलिस देन साइकोसिस, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है। 1/8 पोर्शन में सिफिलिस और साइकोसिस, सोरा 7/8। अब उन्होंने बोला कि अगर हमें इन डिजीजेस को क्योर करना है तो हमें इनका प्रॉपर एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, कि एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी है ट्रीटमेंट करना हम बाद में सीखेंगे, ये अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला अपने 12 ईयर्स के रिसर्च के बाद कि हमें जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों की वजह से कॉज होती हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और हमें एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो भी डिजीज़ होती है उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास थी क्रॉनिक डिजीज़। क्या होती है, एक होती है हमारे पास एक्यूट डिजीज़ जो मतलब कुछ टाइम के लिए हुई और बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी को यूटीआई हुआ और वो एक बार में ही ठीक हो गया, दैट इज़ एक्यूट, ठीक है। अब वही जो पेशेंट है वो काफ़ी सालों से उसी उसका यूटीआई सही नहीं हो पा रहा, तो वो क्रोनिक बन गया, ठीक है। वो क्या चीज़ बन गई, वो डिजीज़ क्रोनिक बन गई, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं डिजीज़, ठीक है। बहुत टाइम से है कोई डिजीज़, तो डैट इज़ क्रोनिक। तो उन्होंने क्रोनिक डिजीज़ के लिए बोला कि उनका प्रॉपर एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। और उनकी जो थ्योरी आई थी ना, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़, वो 4th एडिशन में आई थी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के, जिसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1829, और ये एडिशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद कर लेना है। और जो उनकी मैगज़ीन आई थी 1828 में, जो उन्होंने मैगज़ीन में पब्लिशमेंट करा था उन्होंने, क्रोनिक डिजीज़ दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स जो हुई थी वो 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ईयर याद रख लेना, 1833 में पब्लिश हुई थी। तो ये कहती है कि जो हमारा इंसान किस चीज़ का बना होता है, एक उसमें बॉडी होती है, ठीक है, एक स्पिरिट होती है और एक माइंड होता है, ठीक है। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, मटेरियल और इमैटेरियल, ठीक है। मटेरियल में हमारी आ गई बॉडी, ठीक है। इमैटेरियल में आ गई हमारी स्पिरिट, ठीक है। बेसिकली ये कहने का मतलब है, जैसे आपके पास फैन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट भाग गई, ठीक है, इन्वर्टर भी नहीं है, ठीक है, लाइट भाग गई और आपने पंखे का स्विच दबाया, तो क्या वो ऑन होगा? नहीं ऑन होगा, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। फिर लाइट आ गई और वो पंखे का जो हमने स्विच दबाया तो पंखा ऑन हो गया। तो वो लाइट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, वो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, राइट। और जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी पंखे को नहीं मिलेगी वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी के साथ भी यही है, हमारी बॉडी को भी स्पिरिट चाहिए। हमारी बॉडी में एक स्पिरिट होती है, ठीक है, सबकी बॉडी में एक स्पिरिट होती है। उसी स्पिरिट जो हम, अगर हमारी बॉडी में से हमारी स्पिरिट निकल गई तो हम मर जाएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, इंसान हमारे में बोलते हैं कि इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा चली जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि स्पिरिट जो होती है वो बॉडी की एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हमारी स्पिरिट चली जाएगी तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्पिरिट को हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हमारी डिजीजेस होती हैं ना, वो तभी होती हैं जब हमारी स्पिरिट, हमारे वाइटल फोर्स, ठीक है, हमारे वाइटल फोर्स में जब कोई चेंजेस आता है, ठीक है,
हमारे वाइटल फोर्स में जब कोई चेंजेस आता है, या हम जिसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, तभी हमें कोई डिजीज़ होती है। कोई भी डिजीज़ हमें तब होगी जब हमारी वाइटल फोर्स में चेंज आएगा। सबसे पहले हमारी वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद जब हमारे वाइटल फोर्स में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही हमारे टिश्यूज़, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में पैथोलॉजिकल चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद ही हमारे जो बॉडी है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाइटल फोर्स में चेंज आता है, उसके बाद बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है। अनलेस एंड अनटिल हमारे वाइटल फोर्स सही हैं, तब तक हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान को इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, उसका माइंड में इतनी टेंशन होती है, इतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होती है कि उसके वाइटल फोर्स कमज़ोर होने लगते हैं, रीअरेंजमेंट होने लगता है, वाइटल फोर्स में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उस पर्सन की बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है, उसके वाइटल फोर्स वीक होना स्टार्ट हुए, और उसके बाद क्या हुआ, उस पर्सन को इचिंग की प्रॉब्लम होने लगी, तो डैट इज़, हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वाइटल फोर्स का रीअरेंजमेंट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना हम में कोई डिजीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। जब हमारे वाइटल फोर्स में दिक्कत आएगी तभी हमारी बॉडी में दिक्कत आएगी, ठीक है। वाइटल फोर्स जैसे हमारी जो भी बॉडी में कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में सारे फंक्शन, सारे पैथोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं, ठीक है, मतलब उसकी वाइटल फोर्स हेल्दी हैं, ठीक है। उसमें और किसी की अब किसी पर्सन को क्या हुआ, उसको दिक्कत आने लगी, उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, उसके वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट हुआ है, उसके वाइटल फोर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे वाइटल फोर्स इतने वीक हो गए कि वो वापस से सही ना हो पाए, तो मतलब वो चीज़ इनक्योरेबल हो गई है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वाइटल फोर्स सही हो सकते हैं, पेशेंट भी ठीक हो सकता है। और वाइटल फोर्स कैसे होते हैं, हमारे डायनामिक नेचर के होता है, ठीक है, डायनामिक होता है, और जो स्टीडी नहीं होता, ठीक है, ये नहीं कि एक मतलब स्टीडी नहीं है, ठीक है। स्टेडी जो चीज़ रुकी हुई होती है, हमारी बॉडी भी डायनामिक है, उसमें इतने सारे बैलेंस्ड है हमारी बॉडी, ठीक है। वाइटल फोर्स भी बैलेंस्ड है बट स्टीडी नहीं है, डायनामिक है। हमारी बॉडी में भी फंक्शन लगातार ही तो चल रहे हैं, वो बात अलग है, हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, उसमें बैलेंस्ड फॉर्म में सब फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वाइटल फोर्स डायनामिक हैं और सिंगल हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिंगल चीज़ को क्योर करने के लिए सिंगल चीज़ लगेगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, बिकॉज हमारे वाइटल फोर्स सिंगल हैं, तो हम एक सिंगल रेमेडी देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ठीक है। ये भी 5th एडिशन में आया हमारे पास, 1833 इसका ईयर था, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा वाइटल फोर्स होता है वो डायनामिक होता है, ठीक है। वाइटल फोर्स कैसा होता है, डायनामिक होता है, ठीक है। तो हमें हम ड्रग की डायनामाइजेशन क्यों करते हैं, ड्रग को डायनामाइज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ड्रग को भी डायनामाइज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वाइटल फोर्स सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल होता है वाइटल फोर्स, तो हम सिंगल रेमेडी देते हैं। हम क्या करते हैं, इसलिए सिंगल रेमेडी देते हैं। अब हमारा वाइटल फोर्स डायनामिक होता है, ठीक है। तो हमें कैसी ड्रग चाहिए, डायनामिक ड्रग लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है, डायनामिक ड्रग चाहिए होगी, क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी होता है, ठीक है, वो किस उस पे बेस्ड है, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब सिमिलर चीज़ लगेगी, वाइटल फोर्स से सिमिलर हमें चीज़ें चाहिए, सिंगल है तो सिंगल रेमेडी, डायनामिक है तो डायनामिक ड्रग, ठीक है। तो
इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो हमारी ड्रग है उसको उसकी डायनेमिक पावर को राइज करना होता है, और वो हम ड्रग डायनामाइजेशन के उसी प्रोसेस को हम ड्रग डायनामाइजेशन बोलते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, टू एक्टिवेट मेडिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कोई भी ड्रग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुलसी है। ठीक है, हमें बोला जाता है डेली कि हमें तुलसी खानी चाहिए। ठीक है, तुलसी जो अपनी क्रूड फॉर्म में, मतलब एज इट इज लीव्स की फॉर्म में जो फायदा हमें पहुंचाती है ना, उससे दुगना तिगुना फायदा वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में पहुंचाती है। ठीक है, अब ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि क्या होता है, हमारे पास नेचुरल फॉर्म में काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ना ड्रग की, काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है, एक्टिवेट नहीं होती, और हमें जब हम पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं ना, तो वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक्टिवेटेड नहीं थी वो इस पोटेंटाइजेशन के थ्रू एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, वो पोटेंटाइजेशन के थ्रू एक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डीप लॉन्गर वाइड स्प्रेड रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ खाई, तुलसी खाई, 1 दिन असर रहा, 2 दिन असर रहा, हम जो दवाइयाँ देते हैं जब हम उसको पोटेंटाइज्ड कर लेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत लंबे टाइम तक होगा, 1 महीने, 6 महीने, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उसका रिजल्ट रहने वाला है। तो डीप और लॉन्गर, और उसका डीप भी होगा। भाई इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी जो एक्टिवेट नहीं थी, हमने उनको भी एक्टिवेट कर लिया है, तो डीप तो रिजल्ट मिलने वाला ही है, और लॉन्गर टाइम के लिए मिलेगा, और पूरी जैसे एक ऑर्गन पे काम कर रही थी अब बहुत ज़्यादा ऑर्गन को वो कवर कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ड्रग डायनामाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग ये कि जैसे पॉइजन हो गए। ठीक है, अब हम कोई सांप है उसका पॉइजन ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, या बहुत सारी नेचर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए उनका पोटेंटाइजेशन ज़रूरी है उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। ठीक है, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए, और अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम उस मेडिसिन बना लेते हैं तो अनवांटेड चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, उनकी अनवांटेड चीज़ें जो हमें हार्म करेंगी ऐसी चीज़ें नहीं रहती फिर। ठीक है, जब हम पोटेंटाइजेशन कर देते हैं मेडिसिन का, तो हमें सिर्फ उसका मेडिसिनल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए मेडिसिनल पोटेंटाइजेशन या ड्रग डायनामाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा आज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड जुड़े रहिए। थैंक यू।